हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड वेलकमिंग यू ऑल बैक टू योर चैप्टर। और आज हम बात करेंगे अकबर पर। जी हाँ, हमने अपनी पिछले पिछले चैप्टर से हमने वी हैव स्टार्टेड द मुगल्स। इसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के बाद उसके सन, उसके पोते के बारे में भी पढ़ा। जिसका सन था उसका नाम था हुमायूं, और उसके पोते के बारे में जिसका नाम था अकबर, हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, जिसने हिमू को मारा था। हिमू हु हिमू वॉज द पर्सन जो कि आपका कहाँ से आया था, जो कि आपका सूरी था, शेर शाह सूरी का वन ऑफ द पर्सन जो रूल करने आया था दिल्ली। तो उसने हिरू को भी मारा, हिमू को भी, सॉरी हिमू नॉट हिरू, हिमू को भी मारा था। राइट। अब हम बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे अकबर के बारे में। ठीक है, सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। Declared emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidental death, Akbar set out to bring the entire subcontinent under Mughal control. His reign was a blend of brutality and tolerance, shaped by ambition and strategy. So, जब वो 13 की उम्र में था, 13 इज वेरी, इट इज अ टीनेजर, स्टार्टिंग ऑफ द टीनेजर, अर्ली टीन्स। राइट, अब 13 की एज में he was given what? He was given whole, whole, whole empire. Like he was given the whole kind of subcontinent, like not subcontinent but whole kingdom, right? And now in the age of 13, जो कि उसके पापा की एकदम से मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है हुमायूं की, तो उसको 13 ही साल में उसको एम्पेरर बना दिया गया, उसको राजा बना दिया गया। और फिर अकबर ने अपने ही मन में सोचा कि ये मुगल के कंट्रोल में, ही वॉन्ट्स एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि सारा का सारा इंडिया, इंडिया का सारा सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि पुराने टाइम में इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया और उसके नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज है ना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारा इंक्लूडेड, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट मुगल के कंट्रोल में है। तो इसीलिए जो उसका राज था वो ब्रुटालिटी और टॉलरेंस पे था। मतलब कि कितना बंदा कोई टॉलरेट कर सकता है ना, उसमें ठीक है। और इतना कोई ब्रूटल था, मतलब मार धाड़। एज यू नो, हिमू की डेथ भी कैसे हुई थी, हिमू को धड़ से उसकी गर्दन, उसका सिर अलग कर दिया था। लाइक ही वाज बी हेडेड, राइट? वी हैव रेड दिस इन द लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास, सॉरी। तो उसकी जो पूरी ये सब, जो इसका पूरा राज्य था, उसने अपने पूरे एक इसी एम्बिशन से चलाया कि मुझे मुगल का कंट्रोल पूरे सब कॉन्टिनेंट में लेके आना है। उसकी पूरी की पूरी वो स्ट्रैटेजी वैसी सी शेप उसने कर। In early conquest, following many of his predecessor example, he showed no mercy at the fort of Chittor, which is Chittorgarh in Rajasthan, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier. तो उसके जो सबसे ज्यादा अर्ली अर्ली जो कॉन्क्वेस्ट है, यानी कि अर्ली अर्ली जो लड़ाइयाँ थी, उसमें क्या हुआ कि लाइक जैसे जो पुराने टाइम में जो उसके रूलर्स मीन ऑफ मुगल ओनली जो रह चुके हैं, उन्होंने भी कोई भी प्रीडिसेसर, मतलब कि उसके पहले वाले जो रह चुके हैं, उन्होंने भी चित्तौड़ फोर्ट पे कोई भी वो नहीं करी थी। लाइक दे डिडंट वाज लाइक, उन्होंने कोई ऐसे मर्सी नहीं दिखाई थी कि लाइक दे डिडंट शो एनी दया, है ना? अगर सिंपल हिंदी वर्ड में बोलते तो दया नहीं दिखाई थी कोई भी। उनको पकड़ के जबड़ के रखते थे कि चित्तौड़ को नहीं छोड़ना, लाइक दे वांटेड टू ऑब्वियसली कॉन्कर दैट एज वेल। तो उसने वो एक पॉइंट वो था। एंड व्हाट ही डिड वाज बी साइडेड, बी साइडेड मतलब कि उसने जो पूरा राज्य था उसका, किसका? चित्तौड़ राज्य, चित्तौड़ फोर्ट चित्तौड़गढ़ में जो है, जो कि राजस्थान में है, उसको जो जैसे लेट्स से आपका यहाँ पे एक फोर्ट है ना, तो बी साइड मतलब कि उसके पूरे चारों तरफ से कब्जा कर लिया उसको, है ना? इफ यू रिमेम्बर द पिक्चर पद्मावत, okay, so in that it is Alauddin Khilji, right, which we have read before. So Alauddin Khilji was kind of doing that same thing with the चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आपको याद आ गया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है, जो राजपूत थे तब, उन वो जगह का भी वो था। सो मे बी दैट इज करेक्ट और मे बी दिस इज करेक्ट, बट बी साइड का मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे चारों तरफ से किसी को बंदी, लाइक उसको पूरे चारों तरफ से किसी को सराउंड करना, विच ही डिड फॉर मोर देन 5 मंथ्स, 5 मंथ से भी ज्यादा तक उसने किया। एंड फेस डिटरमिन्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम द राजपूत सोल्जर, मतलब कि जो राजपूत सोल्जर, उनका ही किंगडम, उनका ही जो पैलेस था, उसी को कब्जा कर रखा था उन्होंने। मतलब कब्जा तो नहीं किया, लेकिन चारों ओर से सराउंड कर दिया। तो उसी के कब्जा करने के लिए ही सराउंड किया, उनको हराने के लिए। बट राजपूत सोल्जर भी हार नहीं मानी। दे ऑल्सो होल्डेड देयर गेट्स, उन्होंने किसी को भी अंदर आने का नहीं दिया। कोई लड़ाई जो थी उसको एज एन वैसे का वैसे ही वहां पे रखा, उनको सराउंड किया तो किया, बट उन्होंने किसी को भी एज एन होल्ड करा, रेजिस्टेंस शो करी, ठीक है? They inflicted heavy losses on the Mughal army, but the fort finally breached,
died fighting in the large number while hundred of women committed jawhar. तो अब ये थोड़े पिक्चर का सीन हो गया जो हमने पद्मावत में देखा था कि लास्ट में इतनी लड़ाई के बाद बहुत लोगों की मौत हो जाती है ना। और बहुत ज्यादा मुगल आर्मी में को भी हैवी लॉस, यानी कि बहुत ज्यादा हैवी लॉस ऑफ लाइफ, जिंदगी का लॉस होता है। वाई सो? बिकॉज लड़ रहे तो इंसान ही है ना भैया, इंसान ही लड़ रहे हैं और हारेंगे, फिर इंसान ही हारना क्या मतलब कि किसी बंदे की डेथ हो जाए, वही हारना होता है। सो losses in terms of what, in terms of soldiers, in terms of army। तो मुगल आर्मी में बहुत सारे लॉसेस हुए, दूसरी आर्मी में भी बहुत सारे लॉसेस हुए। एट द एंड क्या हुआ, जो फोर्ट ने पूरा ऐसे ये करके रखा था थोड़ी सिक्योरिटी, उसको ब्रीच हो गई, ठीक है। तो मतलब कि जो उन्होंने सराउंडिंग करके रखी थी वो थोड़ी ब्रीच हो गई, इसके अंदर आ गए लोग, एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, वहां पे लोगों की मौत हुई। और फिर 100 वुमेन यानी कि 100 औरतों ने जौहर कमिट किया, यानी कि जौहर किया। यू मे बी नोइंग जौहर और नॉट, बट पद्मावत पिक्चर में भी इफ यू रिमेम्बर, जो हीरोइन थी दीपिका पादुकोण, उन्होंने ही किया था परफॉर्म एट द वेरी लास्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी यानी कि रणवीर सिंह, आई गेस, या he only played that role। So वो जब अंदर आते हैं तो she along with many other women performed जौहर। जौहर के बारे में भी हम पढ़ेंगे after completing this, or let's right now only do it out। So what is Johar, guys? So when invading Turkic or Mughal armies conquered a territory, they often took women as slave or abused them। तो जब भी कोई टर्किक और मुगल आर्मीज, टर्किक और मुगल एज ऐसे, टर्किक मतलब कि जो सेंट्रल एशिया से जो लोग आते हैं, वो सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, या जो मुगल आर्मीज जब भी कोई टेरिटरी कॉन्क्वर करती थी, यानी कि जब उसको कब्जा कर देती थी या उसको जीत लेती थी, तो वो वुमन को एज अ स्लेव यानी कि अपने नौकर वगैरह बना लेते थे, या तो फिर उनको फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज करते थे, राइट। ऑब्वियसली दे यूज देम वेरी मच। फिर वहां पे देयर वाज अ हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर्स टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एंस्लेव्ड। ठीक है, तो अब जो राजपूत वुमेन्स थी उन्होंने एक हिस्टोरिकल एग्जांपल बनाया कि वो इनके हाथों जलील होने से ज्यादा, इनके हाथों अब्यूज होने से ज्यादा, इनके हाथों से स्लेव, इनके नौकर बनने से ज्यादा, वो क्या, वो खुद अपनी जान देंगी, वो खुद मास फायर्स यानी कि अपनी इतनी बड़ी बड़ी आगों में खुद जलने के लिए तैयार। दे were ready to burn their bodies but not to be slaved by them, okay। So this was a very heroic move, this was only the written, this Johar was considered a heroic act of final resistance and means of preserving one's honor। ऑनर की बात करी गई है, इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने इसको एज अ फाइनल रेजिस्टेंस माना। मींस बहुत हमने रोका तुम्हें, लेकिन अब तुम और नहीं रुक रहे, अब हमारी तरफ से दी एंड, लाइक फाइनल रेजिस्टेंस, एंड मतलब कि उसने अपनी इज्जत को बचाया, राइट। दिस इज काइंड ऑफ व्हाट इट इज, काइंड ऑफ लाइक रिवायत टाइप थिंग, बट यू हैव टू स्टडी बिकॉज इट इज इन योर सिलेबस। Thus when Akbar finally broke into the Chittorgarh fort, hundred of Rajput women led by their queen and noble women committed jauhar। जैसे कि हमने पिक्चर में देखा था, दीपिका पादुकोण जो कि उस पूरे महल की रानी थी, तो वो सबसे आगे गए, और साथ साथ उनके सारी जो नोबल वुमेन यानी कि जो ऐसे मिनिस्टर वगैरह है, कोई भी जो बड़े लोग थे उसके जो उनकी वाइफ थी वो, एंड देन जो बाकी सारी वाइफ है, बाकी सारी वुमेन्स हैं, वो धीरे धीरे करके जौहर में जा रही थी। सेम वे इधर भी ऐसे ही हुआ। जैसे ही अकबर ने चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में दाखिल हुआ, यानी कि जैसे ही स्टेप्ड हिज फुट इनसाइड दैट फोर्ट, जो हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन वर रेडी एंड लेड बाय देयर क्वींस एंड नोबल वुमेन, दे कमिटेड जौहर। ठीक है, जौहर को हमने पढ़ लिया है, आई गेस सो कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो मूव फॉरवर्ड। Akbar ordered the massacre of some 30,000 civilian and surviving women and children were enslaved। तो अब अकबर ने वहां पे क्या ऑर्डर दिया, अकबर ने ऑर्डर दिया कि 30,000, 30,000 सिविलियंस यानी कि 30,000 लोगों की मौत होगी। लाइक ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर किया कि जितने लोग हैं इनको मार दो, और जितने भी बच्चे और औरतें थी उसको इंस्लेव यानी कि इनको नौकर बना लो, इन काइंड ऑफ दैट। अकबर उस टाइम पे कितने साल का था, आपको लग रहा होगा ना को इतना कुछ कर रहा है, इतना है, ये है, ही वॉज वेरी मेच्योर और समथिंग लाइक दैट। नो, ही वॉज जस्ट 25। अकबर बस 25 साल का था जब उसने ये सब किया। And he sent a message of victory which read, we have succeeded in accompanying a number of forts and towns belonging to the infidels and have established Islam there. With the help of our bloodthirsty sword, we have erased the signs of infidelity from their minds and have destroyed temple in those places and all over Hindustan। तो अपने जैसे बंदा जब जीतता है कुछ राज्य तो एक मैसेज पहुंचाता है ना, तो अकबर ने उस टाइम पे क्या मैसेज पहुंचाया कि भैया हम लोग जीत चुके हैं, हमने बहुत सारे फोर्ट्स
टाउन, मतलब बहुत सारे पैलेसेस, बहुत सारे महल, बहुत सारे शहर हमने अपने हथिया लिए हैं, अपने उसमें है, हमारे उसमें कंट्रोल में है। और हमने इन इन्फिडल्स को, जो भी हैं, जो इन्फिडल्स के थे, हमने हमारे पास में है। और हमने वहाँ पे इस्लाम एज एन स्थापित काइंड ऑफ कर दिया है। तो अब इन्फिडल्स मतलब बच्चे, मैंने बताया था कि जो भी, जैसे लेट्स से मुस्लिम के लिए जो भी बाकी कोई भी रिलीजन, लेट्स से हिंदू, क्रिश्चियन, whoever that are infidels, infidels को अगर मैं थोड़ा वैसे बोलूँ तो मेरे ख्याल से काफिर वो लोग जैसे कहते हैं ना, तो वैसे काइंड ऑफ चीज है। इट इज वेरी काइंड ऑफ लाइक, आप लोग भी सोचोगे कि कैसे कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। इन्फिडल्स मतलब वही एनीवन हु इज नॉट ऑफ आवर सेम कल्चर और नॉट ऑफ आवर सेम रिलीजन, राइट। तो उसने उसको इन्फिडल्स कहा उन लोगों को, कि हमने इन्फिडल्स के जो भी टाउन्स थे, फोर्ट्स थे, हमारे अंदर हैं, और हमने वहां पे इस्लाम शुरू कर दिया है। और ब्लड थर्स्टी स्वॉर्ड, यानी कि खून से भूखी तलवार से उन्होंने सबका खात्मा किया है। ब्लड थर्स्टी बच्चा हिंदी में मतलब होता है खून की फूकी तलवार से उसने इन्फिडल्स यानी कि काफिरों का नामो निशान मिटा दिया है। ये मैं इतना बोल रहा हूँ, आप लोग को लग रहा होगा ना कोई फिल्म का डायलॉग चल रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। ये बहुत ही, अगर मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करूँ ना, ऐसे डायलॉग की तरह, हिस्ट्री इज लाइक दिस ओनली गाइस। आगे मैं बात करूँ तो दे हैव आल्सो डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स इन दोस प्लेसेस एंड ऑल ओवर हिंदुस्तान। तो वहां पे जितने भी मंदिर वगैरह थे, उन्होंने वो भी नष्ट कर दिए। जितने भी मुगल राज्य के अंदर जितने भी उन्होंने कॉन्क्वेर किए राज, उन सारों को नष्ट कर दिया। एंड पूरे के पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ऐसे किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अकबर फॉलोड हिज प्रीडिसेसर इन दिस थॉट ऑफ हिज, a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise and arm against him। तो अब इसने, अकबर एक अपने जो पूर्वजों के थे, जो मुगल जिन्होंने राज कर रखा था, उनकी ही उसमें चलते थे कि जो मोनार्क है, मोनार्क क्या होता है, मोनार्क जैसे डेमोक्रेसी है इंडिया में, ओके है, बट मोनार्क मतलब कि एक जो राजा है वही सारे संदेश सुना रहा है, प्रजा जाए भाड़ में। प्रजा की किसी को ना लेना है ना देना है, बट ओनली द ओनली इज द किंग, द रूलर, द लीडर। ठीक है, अ मोनार्क शुड बी एवर इन सॉरी, अ मोनार्क शुड बी एवर इंटेंट ऑन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि उसको, एक मोनार्क को हमेशा कॉन्क्वेस्ट यानी कि और जगह को अपने राज्य में अपने अंदर लेके आने की वो भूख होनी चाहिए। नहीं तो जो भी उसके दुश्मन हैं, वो उसी उसके अगेंस्ट में जुड़ते रहेंगे और उसको खत्म करने की उसमें कोशिश में रहेंगे। मतलब कि वो उसके अपनी उसकी थिंकिंग क्या थी, और से और उसको एक जगह से वो नहीं था कि इतना राज्य है, नहीं, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो सब नहीं उसके पास आएगा, उसके अंडर नहीं आएगा, तो जो भी वहां पे हैं वो सारे उसके दुश्मन ही हुए। और जब दुश्मन मिलके फिर उस पर वार करेंगे, सो ही वोंट बी मच स्ट्रॉन्गर, दैट इज व्हाट इट इज। एज हिज एम्पायर ग्रू, फिगर 2.16, 2.16 कहाँ है, शायद नीचे आएगा बच्चे, हाँ, ये भी हम देखेंगे, दिस इज योर फिगर 2.16। As his empire grew, he increasingly used political strategies to stabilize it. He entered into marriage alliances with princesses of neighboring kingdom, welcomed Rajput and regional leaders into his court, abolished the jizya, and promoted the doctrine of sulh-e-kul, literally peace with all or tolerance of all faiths। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अब उसने जैसे ही उसका किंगडम, उसका जो एम्पायर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, जो उसकी पॉलिटिक्स करता था वो, उसमें और उसको स्टेबलाइज किया और ठीक किया। क्या किया? मतलब कि वो मैरिज अलायंसेस में पहुंच जाता था। यानी कि जहाँ पे रिश्ते हो रहे होते थे ना, जैसे जो भी आस पड़ोस में जो किंगडम में, जैसे किसी राजा का या किसी रानियों का वो हो रहा है रिश्ता, तो वहां पे वो पहुंच जाता था। वहां पे वो वेलकम करता था लोगों को, मतलब राजपूत किंग्स को, और जितने भी रीजनल लीडर्स थे ना, जैसे जो भी वहां पे तब उस टाइम प्रेजेंट थे, उनको अपने पैलेस पे, अपने कोर्ट में, कि मेरे राज्य में आओ, मेरे दरबार में आओ प्लीज, ये वो। एंड उसने जिजा सिस्टम को भी अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। एंड देन व्हाट एल्स वाज, ही आल्सो डिड व्हाट वाज, कि उसने ये सब को, मतलब कि तो ही प्रमोटेड व्हाट, ही प्रमोटेड सुलही कुल। सुलही कुल मतलब कि पीस विद ऑल, सबसे उसको कोई दिक्कत नहीं है, सबसे ज्यादा उसको पीस है, लाइक ही डज नॉट हैव एनी दिस थिंग, कि मतलब कि कोई भी उसको दिक्कत नहीं थी, और किसी से भी दिक्कत नहीं थी, मीन्स टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ, है ना। और जिजा भी, इफ यू डोंट रिमेम्बर, तो जिजा बच्चे, वो जिजा मतलब कि द टैक्स, जो भी नॉन मुस्लिम चीज कर रहे थे, लेट्स से कोई हिंदू बिजनेस कर रहा है, तो उस टाइम पे जिजा मतलब कि जो भी टैक्स उस हिंदू को भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम से रिलेटेड नहीं है और नॉन मुस्लिम बिजनेस है, ठीक है। अब वही कोई मुस्लिम बिजनेस करो तो उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो वो जिजा नॉन मुस्लिम्स के लिए एक
काइंड ऑफ क्या था, इट वाज काइंड ऑफ लाइक आपका थोड़ा डिफरेंस था, है ना। तो वो उसने हटाया, अबॉलिश किया, और टॉलरेंस ऑफ ऑल फेथ किया थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, अपॉइंटमेंट of Hindu officials in high position and other bold reforms. Akbar expanded and established his empire, even gaining the support of many Rajput rulers. तो अब हमने क्या चीज देखी, उसने इंटरफेथ डायलॉग्स यानी कि अलग अलग जो राज्य थे, अलग अलग जो मजहब थे, मजहब मतलब कि अलग अलग रिलीजन्स थे, आप लोग भी सोच रहे होगे, मैं भी थोड़ा ऐसे उर्दू उर्दू सब हिंदी बोल रहा हूँ बट निकल जाता है कभी कभार। जो इंटरफेथ डायलॉग्स थे, उसने अपॉइंटमेंट ऐसे करे लाइक हिंदू ऑफिशियल यानी कि जो हिंदू थे उनका भी उसने एज ए अपनी कोर्ट में वो रखा कि वो लोग भी एज इन उसकी हाई पोजीशन, हाई मिनिस्टर में हिंदू लोग भी थे। जैसे ही उसका राज्य इसमें और बड़ा और स्टेबलाइज हुआ, प्लस साथ ही साथ उसने जो बहुत ज्यादा जो रूलर्स थे, राजपूत रूलर्स थे, उनका भी उसने सीधा सीधा सपोर्ट लिया, गेन किया थोड़ा। And his court historian and biographer Abul Fazl recorded him as stating, "Formerly I persecuted men conformity with my faith and deemed it Islam." मतलब कि जो एक उसके अबू फैसल यानी कि अबू फैसल वाज हिज कोर्ट हिस्टोरियन, अबुल फैजल नॉट अबू फैसल, अबुल फैजल वाज हिज कोर्ट हिस्टोरियन, मतलब कि उसके कोर्ट के पुराने हिस्टोरियन रह चुके हैं। एंड इट वाज अ बायोग्राफर जिसने अपने उसमें बताया हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है कि he said so. Who said so? So who said so? It was said by Akbar. So अकबर ने क्या कहा, प्रेसिक्यूटेड, आई प्रेसिक्यूटेड, फॉर्मरली आई प्रेसिक्यूट, मतलब कि पहले वो प्रेसिक्यूट करता था। प्रेसिक्यूटेड का क्या मतलब होता है? प्रेसिक्यूटेड मतलब कि किसी को एज इन क्रूअल वे में, कैसे अनफेयर वे में ट्रीट करना, जो भी स्पेशली लाइक कोई भी दूसरे धर्म वगैरह का, वो ऐसे ही करता था। आई प्रेसिक्यूटेड मैन इनटू कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी का क्या मतलब है ना, कंफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है? तो कंफॉर्मिटी का मतलब होता है कि कि कोई वो उसको एज इन इक्वल नहीं समझता था उनको, एज इन थोड़ा चेंज रखता था उनके बिहेवियर में। जैसे मैं किसी से अच्छे से बात करूँ, किसी से बुरे में ना, तो वो ऐसे उनको एक तो अलग समझता था, उनसे ऐसे करता था जो उसके फेस के नहीं थे, और वो चाहता था कि डी मतलब कि वो एज इन वांटेड कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, भैया इसी के बारे में बंदा बताए। उसका इस्लाम के बारे में वो था, व्यू था, तो इसीलिए जो भी कोई अलग रेस या कोई अलग रिलीजन का था, ही डिड व्हाट वाज प्रिसिकेटेड, उनको अच्छे से स्क्रूटनाइज करता था, उनसे कोई बात नहीं करता था, उनसे एकदम जैसे गंदे से गंदा बिहेवियर भी रखता था। ठीक है, नाउ विल बी गोइंग थ्रू द फिगर 2.16, द मुगल्स एंड द राइज ऑफ रीजनल पावर्स एट डिफरेंट पीरियड। द डिफरेंट डिफरेंट पीरियड में भी बच्चे इसका जो राइज है ये आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यू कह रहे हैं, मैप वर्क में आ सकते हैं। मुगल एम्पायर अंडर अकबर, अकबर के अंडर में जो मुगल एम्पायर था, वो 1605 में जो था एम्पायर, उसकी मैं बात करूंगा तो वो ऐसे ऐसे यानी कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है, जो कि आपका ये है, यहाँ पर है, इफ यू कैन सी, इधर में से ये सारा अकबर के अंडर में था, ये नहीं, ये नहीं, ये ये सारा का सारा आपका, सॉरी ये वाला हिस्सा, हाँ, ये सारा का सारा अकबर के अंदर था। अब हम अकबर के बाद मुगल के आगे में पढ़ेंगे ना, तो वो आएगा आपका औरंगजेब का। औरंगजेब का आपका जो बच्चे था वो था यहाँ पे, जो आपके दूसरी लाइनें दिख रहे हैं, तो औरंगजेब का थोड़ा बहुत और बढ़ गया, है ना, औरंगजेब का थोड़ा बहुत और बढ़ गया, बट यहाँ से उसका कट गया, पठान काइंड ऑफ यहाँ से जगह से, है ना, इधर से थोड़ा सा कट गया। एंड अगर हम राजपूत टेरिटरीज की बात करें, तो राजपूत टेरिटरीज आपको दिख जाएंगी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर हम बात करें अहोम की, तो अहोम भी आपको यहाँ पे दिख ही रहे होंगे, गुवाहाटी साइड। एंड अगर हम बात करें सिख एम्पायर की, तो सिख एम्पायर आपको यहाँ पे लाहौर मुल्तान के आसपास में दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे पठान ट्राइब्स हैं, ठीक है, और इधर जहाँ पे सिख एम्पायर थे, वहाँ पे मुल्तान और लाहौर पड़ता है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, जयपुर मेवाड़ आपका राजपूत टेरिटरीज के अंदर आता है। आसपास में दिल्ली, आगरा, सूरत, मुंबई, पुणे, बीजापुर, गोलकोंडा, मचिलापट्टनम, कंचीपुरम, कटक, पटना, ढाका और गुवाहाटी आपका अहोम किंगडम के अंदर में पड़ता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ फिगर 2.17 जो कि क्या शो करती है, इट इज शोइंग अकबर इन हिज कोर्ट रिसीविंग स्कॉलर्स इंक्लूडिंग 2 जेजुइट्स। जेजुइट्स मतलब कि जो आपके बेस्ट अलग रिलीजन के हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। और ये उसका कोर्ट है, ये उसका जो दरबार है ना, ये वहाँ की पेंटिंग है अकबर के दरबार की। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। As I grew in knowledge, I was overwhelmed with shame. Oh my God. Shame for what? Shame for not being a Muslim myself. It was unmet, means it was inappropriate. ठीक है, मतलब कि कौन बोल रहा है एक बारी, मैं I'll let you I finish first. What Con एक minute. As I grew in knowledge, I was overwhelmed with shame. Not being a Muslim myself, it was unmet appropriate to force others to become such. What constancy is to be expected from proselytes, converted people on compulsion? तो मतलब अब उसने सोचा, किसने, अकबर ने, कि जब उसकी नॉलेज उसको थोड़ी, अच्छा देखो, बंदा आगे आगे चलकर उसको नॉलेज मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है। सो व्हेन ही वेंट मोर इन, लाइक व्हेन ही गॉट मैच्योर्ड और थोड़ा और उसमें दिमाग आया, तो उसने सोचा कि भैया मेरे को शर्म आनी चाहिए कि मैं मुस्लिम खुद ना होके, अनमेट होके मैं दूसरों को फोर्स कर रहा हूँ कि ऐसे बने, कि इतना क्या, लाइक कि इतनी क्या हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेलाइट्स मींस कन्वर्टेड पीपल, मतलब ऑब्वियसली जो दूसरे रिलीजन के हैं हम उनको कह रहे हैं कन्वर्ट टू इस्लाम, राइट। तो हम कन्वर्टेड पीपल से हम क्या ही वो इच्छा, क्या ही एक्सपेक्टेशन कर पाएंगे, एम आई राइट। तो ही सेड दिस, उसने सोचा ये कि भैया मैं खुद इतना क्यों इनको बोल रहा हूँ। तो अब उसमें थोड़ा उसने दिमाग लगाया दैट व्हाट इट वाज, कि भैया इतना मैं किसी को बोलूं, देखो कोई एक बंदा जो होता है, जैसे आपको शुरुआत से कोई चीज बताई जाए एंड बीच में बोली जाए कि भैया कि नो दिस वाज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट, यू हैव टू डू दिस, लाइक अब इसमें आ जाओ, तो वो तो थोड़ा बेटा ऐसे होगा ना। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं, व्हाट वाज कि जो हम किसी को, अगर किसी और को बोलेंगे भैया तू इसमें आ जा, बट इस धर्म में आ जा, बट पहले से तो किसी और धर्म में ही था और उस धर्म का वो मानता था, और फिर उसने इस धर्म में चेंज कर लिया, तो उसकी उस धर्म की भी तौहीन है, मतलब गलत है ना, शेम है, मतलब कि भैया उसने उसके रिलीजन की भी वो नहीं रखी। और जब वो कन्वर्ट हो गया तो अब तुम एक कन्वर्ट हुए हुए जो शुरुआत से वो है ही नहीं, उससे तुम उससे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। दिस इज व्हाट ही थॉट। इन हिज लॉन्ग रीग लास्टेड ऑलमोस्ट 50 years, मतलब कि जो उसका राज्य था 1556, जब से लेकर के जब तक उसकी मौत नहीं हुई 1605 तक, 50 साल उसने यहाँ पे राज किया, 50 साल। While its middle period was relatively peaceful, the final 15 years involved fresh military campaigns in Kashmir, Sindh, the Deccan and Afghanistan. मतलब कि जो उसके बीच के पीरियड से जो मिडिल पीरियड था वो बहुत ही शांतिपूर्वक उसका गुजरा, लेकिन जो उसके लास्ट के 15 ईयर्स यानी कि 1590 से लेकर के 1605 तक बहुत ही ज्यादा फ्रेश मिलिट्री कैंपेन्स और मिलिट्री का उसमें बहुत रोल रहा। आगे हम वो भी पढ़ेंगे, और स्पेशल रीजन जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं, कश्मीर, सिंध, डेक्कन, अफगानिस्तान। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया, पेंटिंग्स आपकी शो कर रही है, राइट। आगे जो है, आगे जो हम अकबर का पढ़ेंगे और क्वेश्चंस हैं, उसके बाद औरंगजेब का है। आगे पढ़ने से पहले विल बी डूइंग व्हाट इज, we'll be studying this all in our next episode, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी 20+ मिनट्स की हो गई है एंड आई डोंट वांट इट टू बी एक्सीडिंग लाइक 25 और समथिंग मिनट्स। सो इसीलिए विल डू इट इन द नेक्स्ट दिस थिंग। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, दैट इज व्हाई आई इंसिस्टेड ऑन कीपिंग दिस एवरी डे, ताकि जल्दी से जल्दी आपका खत्म हो। मेरे हिसाब से गाइस इसका 10+ लेक्चर्स तो जरूर बनेंगे, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू स्टडी इट वेरी इंटरेस्टिंगली। ऑलराइट, तो अकबर को हमने एपिसोड नंबर 7 और 8 में कवर करेंगे। सो अकबर विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, और अगले चैप्टर में हम औरंगजेब शुरू करेंगे। तो फॉर टुडे this much only, we'll meet you again in the next chapter and we'll complete Akbar in that. Till then, bye bye and goodbye you all.